of this WPC, Professor Rekaji, my colleagues from university, Shanti, Mrs. Anita Madhav, Kiranji, Askari, and I can see many other faces, Subhanallah, and all the very dear participants of this Guru Dakshata कार्यक्रम. Madam was very right when she said, this is my first program and participation since this center has become MMTC, Madan Mohan Malviya Teachers Training Center. उसके पहले भी मुझे एक बार ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आऊँ और फिजिकली पार्टिसिपेंट्स को मिलूँ और बुलाऊँ. But then for last so many years there have been only online programs going on. So जब भी अक्सर मिला उसमें हम लोग जुड़े. But at the outset, I would certainly like to take the opportunity to welcome you all. आप में से बहुत सारे प्रतिभागी हैं जो अलग अलग संस्थाओं से होंगे, विश्वविद्यालयों से भी. तो आप सब का लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से और मेरे निजी ओर से बहुत बहुत स्वागत है. A lot of things have been said about the recent accomplishments of university. What I would say is, now that you all are going to stay here for quite some time now, try to expose yourself with different sets of resources available here. यहाँ जो भी संसाधन हैं, जैसे सबसे बड़ा संसाधन किसी शैक्षणिक संस्था में क्या होगा, वो उसकी मेधा. उसके अंदर ये तमाम विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं. आप इनसे मिलिए, इनसे ऑफ क्लास इंटरेक्शन, ऑफ सेशन इंटरेक्शन जरूर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए. ये हमारा सबसे बड़ा संसाधन. इसके बाद इस मेधा का एक कंप्रेस्ड वर्जन अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरी, वहाँ जाइए. और मैं डायरेक्टर ऑफ द सेंटर आई वुड आस्क हिम कि ये एक्सप्लोर करिए पॉसिबिलिटी की क्या हमारे ये तमाम प्रतिभागी इनको रिमोट एक्सेस ऑफ आवर लाइब्रेरी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द ड्यूरेशन दैट वी आर देयर फॉर. ये पंक्ति बनते हैं. तो जितने भी समय के लिए आपको यहाँ उपलब्ध है उतने समय के लिए आपको ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, जिससे इस यहाँ के लाइब्रेरी के जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये डेटाबेस है, जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ जितने भी अन्य साधन हैं, जैसे हमारे पास क्वाइट अ फ्यू म्यूजियम्स और कई एक विभागों के देखेंगे हमारे पास 6 म्यूजियम है यहाँ पे, तो उसको भी आप ज़रूर विजिट करिए. वो आपको ऑगमेंट कर सकता है, आपकी लर्निंग को फर्दर कर सकता है. इसमें भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं ज़रूर चाहूँगा कि अभी जो कि नई विद्या जिस पर भारत सरकार का भी बड़ा जोर है और एजुकेशन भी जिस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, उसमें ई कंटेंट एक बड़े रूप में आपके सामने आने वाला है. डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हुई, डिजिटल टीचर की बात हो रही है. हमारा शायद उत्तर प्रदेश में हम पहला विश्वविद्यालय है जिसने ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू किया. तो हमारा उसकी फैसिलिटी और उसके कंटेंट को भी आप देख सकते हैं, आप अपना इनपुट भी दे सकते हैं और अपने अपने संस्था में जाकर उसको वापस शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं. मूक्स और स्वयं के कोर्सेज किस तरह से डेवलप किए जा सकते हैं, डॉक्टर किरण मेघवाल का जरूर सेशन रखिएगा आप, जिसमें उसके बारे में भी टीचर्स को बताया जा सके और आप उसके लिए अपने को प्रिपेयर कर सकें. और अगर चाहें तो आपका ट्रेनिंग सेशन उसमें असाइनमेंट में आप दे सकते हैं. यहाँ हमारे पास स्टूडियो है, उसमें लेक्चर रिकॉर्ड करके आप खुद से देख सकते हैं कि उसको कैसे बनाना है, अभी कैसा बनना है, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं. तो ये भी एक अच्छा ट्रेनिंग का रेवेन्यू ये गुरु दक्षता कार्यक्रम है. हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे थे आत्मबोध और आत्मावलोकन की बात कर रहे थे.
आफ्टर बिकमिंग टीचर हमको हमारा कंटेंट क्रिएट करने की स्थिति और अवस्था होनी चाहिए। वो एक बड़ी डिफिकल्ट टफ लाइन बोले, मैं सोचा मैं उसको याद करूँ तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं इतने साल पढ़ा, आप सब पढ़े लोअर केजी से लेकर PhD तक, फिर इतने साल से पढ़ा भी रहे हैं। अब इतना सब करने के बाद भी हम दूसरे की डेफिनेशन बताएंगे तो हमारा योगदान क्या है? स्पेशली यूनिवर्सिटीज नॉलेज क्रिएशन की जगह, जहाँ हम न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं, और हमारा मूल्यांकन समाज हमारी इसी एबिलिटी के आधार पे करता है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट कैसे? अगर हम सिर्फ किताब के कंटेंट को रिप्रोड्यूस करें कक्षाओं में, तो बच्चा भी हमारी कक्षा में क्यों आएगा? आप बताइए, आज के ज़माने में जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो यूट्यूब पे जाएगा और आपके विषय के जो बेस्ट ब्रेन अवेलेबल है उनके लेक्चर्स हैं उनको सुन लेगा। लेकिन फिर भी वो प्रशांत जी की क्लास में आता है, न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि ये उसको कुछ ऐसा देते हैं जो इन्होंने क्रिएट किया, वो नॉलेज क्रिएट किया। दूसरा, जब आप एक तो अपना क्रिएट किया, दूसरे को क्रिएशन में गए। अब वो को क्रिएशन क्या हुआ? मैंने ये सारे प्रयोग किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमने मान लीजिए कोई एक नई चीज पढ़नी है, कोई एक नया टॉपिक पढ़ना है, तो हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ वो ज्ञान आपको बोल देंगे तो वो आपके भी वैसे ही दो कान भगवान ने दिए, एक से सुन के एक से निकल भी जाएगा। अगर हम को क्रिएशन में आएंगे, हमने बेसिक फंडामेंटल प्रोमाइसेस आपको लेकर दिए और फिर हमने कहा कि देखो बस ये प्रोमाइस है, इसके आधार पे ये इनपुट तुमको कलेक्ट करना है, ये इनपुट पे हम काम करेंगे और कल हम लोग इस उद्देश्य के तहत ये इनपुट लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और फिर डिड्यूस करेंगे एज टू इस विषय का ये मोस्ट अपडेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज क्या है। अब ये बच्चा जब खुद वो अपने मरे बिना स्वर्ग मिलता नहीं, अब उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ज्ञान के स्वर्ग की प्राप्ति अभी होगी और आपको भी कुछ ऐसा मिलेगा जो अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और बच्चा भी आपकी क्लास में कब आता है? जब उसको कुछ नया सीखने को मिलता है। एक तो हमने बताया किताब आपसे ज़्यादा वो नहीं पढ़ेगा, आप तो नौकरी कर रहे हैं तो क्लास के पहले हो सकता है कुछ पॉइंट्स बना लिए, देख लिए, वही नोट्स है, चले जा रहे हैं। एक हमारे टीचर थे MBA में, वो भी मार्केटिंग पढ़ाते थे। आप सोचिए बहुत ही अपडेटेड सब्जेक्ट है और वो आते और वो डिक्टेशन देना शुरू करते और वो तेज बोलते थे, तो जो क्लास में बहुत तेजी से लिखते थे उनका कटाकट सिर्फ वो, मतलब आप उसमें कुछ कॉमा फुल स्टॉप की भी गुंजाइश नहीं है, तो लिखते जाइए और फिर वो उनके वही पुराने पन्ने होते थे, पीले हो चुके, जो लगभग फट रहे होते थे। मैं BSc किया था तो उसमें एक बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, उन्होंने भी वो बड़ा सा वो लेक्चर थिएटर का बोर्ड होता था, एक कोने से शुरू करते और 3 भाग में वो बोर्ड होता था, एक कोने से शुरू करते और तीसरे के नीचे तक आते थे। और थोड़ा उनका वो बड़े आदमी थे, मतलब उस समय वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो वो आते, तो मैं थोड़ा उत्साही बालक था, तो मैंने एक आध बार सवाल पूछा, वो पीछे घूमे, आधा लाइन कुछ बोला होगा उसी से रिलेटेड, फिर घूमे और फिर लिखना चाहते, तो समझ में आ गया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ नॉलेज क्रिएशन। देखो, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इज नॉट एजुकेशन एंड दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये उसका उद्देश्य भी नहीं। डेटाबेसेस है, वो डेटा बता रहे हैं, वही डेटा हम आपको क्लास में बता रहे हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी है, कितने कॉलेज हैं, कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने कोर्सेज चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं पता है, सब गूगल करिए पता है। तो लेकिन को क्रिएशन के माध्यम से हम नया नॉलेज क्रिएशन कैसे कर सकते हैं? एंड आई एम स्ट्रांगली एम्फसाइजिंग अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ को क्रिएशन।
बिकॉज इंफॉर्मेशन एंड उसका एडवांस वर्जन नॉलेज ये एवर अपडेटिंग, ये रोज बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से जितनी तेजी से हम आप शायद पकड़ नहीं पाए। तो क्योंकि हमारी पकड़ से ही सिर्फ चीज़ नहीं रह पाएगी, इसलिए हम छात्रों को भी अपने प्रयास में शामिल करें। जब हम उनको शामिल करते हैं तो हमारे संसाधन बढ़ते हैं। एज अ टीचर आई ऑलवेज बिलीव कि मुझसे ताकतवर हिंदुस्तान में कोई है नहीं। मेरी क्लास का 60 बच्चा अपनी एनर्जी और एफिशिएंसी के हाईएस्ट एज ग्रुप में जब वो होता है तब वो मेरे पास होता है। मैं एक नहीं, मतलब 61 नहीं, बशर्ते मैं उन 60 को साथ में लेगा। और जब हम कोई 61 होते हैं तो आप सोचिए मेरी एबिलिटी नॉलेज क्रिएशन में को क्रिएशन के माध्यम से कितनी विस्तारित हो सकती है, इस बारे में हमको जरूर सोचना चाहिए। कार्यक्रम का नाम है गुरु दक्षता। तो मुझे ये थोड़ा भय होता है ये मानने में कि गुरु जी दक्ष नहीं है तो नौकरी मिल गई, तो ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी दक्ष नहीं है। लेकिन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टीचर रिक्रूटमेंट का एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर, देखो क्लास 1 में बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाते कैसे हैं ये सिखाया जाता है। वो कोर्स करता है बीएड का और ऐसे तमाम स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, वो सीखता है कि पढ़ाना कैसे है, तब उसको नौकरी मिलती है। और एमए के बच्चे को, एमएससी के बच्चे को आपको एक दिन में बताया नहीं जाता कि इनको कैसे सिखाना चाहिए, और आपको नियुक्ति दे दी जाती है और आप सीधे क्लास में आ रहे हैं। तो विषय तो आपको आता है, लेकिन विषय का ट्रांसफर कैसे करना है, शायद इसके लिए जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, चौथा आता है डायरेक्टिंग। और फिर ये डायरेक्टिंग जो है ये गुरु दक्षता उसी का भाग है। डायरेक्टिंग कैसे, मान लो हम कोई सेवा में आ गए और एक बार नौकरी लगे तो रिलैक्स हो, फिर शादी हो गई, फिर अपना पहला संघर्ष हुआ कि चेंबर मिल जाए, मेरा फेवरेट वाला सब्जेक्ट मिल जाए, उसमें मेरे लिए मोस्ट कंफर्टेबल टाइम स्लॉट में, इसके लिए बड़ा संघर्ष होता है। जो डिपार्टमेंट के वीआईपी टीचर्स होते हैं सीनियर, वो अपने हिसाब से, हमारे यहाँ 11 से 1 का स्लॉट सबसे प्रीमियम चलता है, मैं अपने फैकल्टी का बता रहा हूँ। तो जितने सीनियर टीचर्स होते हैं वो 11 से 1 का, ताकि आराम से आ सके और जल्दी जाए लंच क्लास खत्म हो गई, उसके बाद कुछ मीटिंग्स हैं इनके लोग हो गई और उसके बाद घर चले गए खाना खा सो। तो वो संघर्ष वहीं रह गया। अब होता क्या है, when we get into our jobs, फिर हम मान लो हमको नया पेपर मिला, थोड़ा हमने उसको प्रिपेयर किया, धीरे 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 फटीग स्टार्ट्स क्रीपिंग। तो एक फटीग आता है और वो फटीग बिहेवियरली भी होता है, प्रोफेशनली भी होता है, सोशली भी। अब तो नौकरी मिल गई, अब हमारा संघर्ष सारा इस पर होता है कि असिस्टेंट है तो फिर एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट है तो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर हैं तो डीनशिप तो भाई वो जैसे समय से मिलती है, फिर वाइस चांसलर होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक स्वाभाविक मानक प्रक्रिया। इस पूरी कहानी में हमारा perseverance towards persuasion of knowledge and creation of knowledge gets compromised. इसलिए what is extremely important for us is to keep directing our efforts towards the larger goal, जो इंटरव्यू में बता के नौकरी पाए। हाँ साहब बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ बहुत मेहनत करेंगे और संस्था का नाम करेंगे और देश का विकास में अपना योगदान करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो सारी चीज जो इंटरव्यू में बता के आए थे वो कहीं कॉम्प्रोमाइज। इसके लिए वो जो आप ग्राफ बनाएंगे तो एक स्टेज के बाद शुरू में तो बहुत स्टीप ग्रोथ। आप देखिए, आप नई नई नौकरी लगी, 10 बजे के पहले पौने 10 बजे आ गए, गाड़ी भी बनाई, किया, नहा के बढ़िया साफ सुथरे करते गए और 3 महीने में पौने 10 का 10 हो गए। लगे यार हम ही आ रहे हैं पौने 10
वो तो लेट आ रहे हैं। और फिर 6 महीने बाद हो सकता है दाढ़ी एक दिन बाद बनाया, सब लोग तो नहीं बना रहे, जिसका तो बच्चे की पढ़ाई से तो लेना देना नहीं। उसके बाद 1 साल बाद देखा कि जो हेड टीम आप जैसे वरिष्ठ लोग जो हैं ये ज़्यादा भाव तो उसको दे रहे हैं जो इनके आगे पीछे घूम रहा है। तो टाइम से आना और मेहनत से पढ़ाना, इसका कोई हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी ग्रोथ में डायरेक्ट योगदान नहीं है। इसलिए अब हम 10:30 पे आने लगते हैं, रोज पढ़ के नहीं जाना भी ऐसा हो सकता है। Here comes the role of the leader, जहाँ पॉलिसी कहती है कि नहीं, अब जैसे जैसे उसका फटीग घुसना शुरू करता है उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने के लिए, वैसे हम उसको एक एफर्ट लगाते हैं और हम उसको ऊपर ले जाने का, वापस से ग्रोथ पाथ पे ले जाने की कोशिश करते हैं। यही डायरेक्टिव है। तो हम गुरु को दक्ष नहीं बना रहे हैं, उसमें 2 तरह की दक्षता प्रदान करने का प्रयास है। What these two? A, क्योंकि हम ये सीख के नहीं आए थे कि हमको पढ़ाना कैसे, हमको विषय आ रहा था। तो जितना भाई कमल जी ने कहा ना, शिक्षा क्या होती है, आत्मज्ञान, आत्मावलोकन, तो वो तो हमको आता है, राइट। अब हमको जो आता है वो मोस्ट इफेक्टिवली हम अपने उद्देश्य के लिए, हम आने के लिए मेरा उद्देश्य नहीं, हमारा आगे बढ़ाने में मेरा उद्देश्य है। सो हियर व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड। तो आपको बहुत सारे टीचर्स बुला के बताए जाएंगे, हो सकता है उनकी टीचिंग स्टाइल आपको इसकी बहुत अच्छी लगे। हम सब, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, आप अपनी क्लास पढ़ाते हैं तो क्या ऐसा कोई शिक्षक है जो कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड नहीं करता है? वो इन्फ्लुएंस कर चुका होता है, आपको शायद पता नहीं हो, आप रिकॉग्नाइज ना कर रहे हो, एक्नॉलेज ना कर रहे हो, लेकिन आपको बताओ वो ऐसा पढ़ाते थे, हम वैसा पढ़ा रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हम उनको एक कर, लेकिन वो हमारे दिमाग को कहीं इन्फ्लुएंस किए हुए हैं, हमारी स्टाइल को इन्फ्लुएंस किए हुए हैं। अब जब आप इस ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, क्योंकि फटीग की वजह से वो मैच्योर हो चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है, अब आपको एक फ्रेश एग्जीक्यूशन, एक फ्रेश मोटिवेशन, एक फ्रेश एक्सपोजर दिया जाना आवश्यक है। तो यहाँ आपको इतने दिनों में इतने सारे लोग आएंगे, वो अपनी अपनी तरीके से बताएंगे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अरविंद मोहन जी के क्लासेस में बड़े मुरीद रहे, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा उसको भी इकोनॉमिक्स अच्छी लगने लगे कि ये कला है, ये कितनी, या आप कैसे करें। इंटरमीडिएट साइंस का बच्चा बीए में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले लेता, ऐसा है। बीकॉम किया हुआ बच्चा बीए करने चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने टीचिंग एबिलिटीज में और दक्षता कैसे प्राप्त करनी है, लार्जली विथ द इंटेंट ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड सर्विंग द लार्जर पर्पस दैट इज रिक्वायर्ड, इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं इस कार्यक्रम में। एज टीचर हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है, बिकॉज आप सब लोग तो बड़े अपने विषय के विद्वान भूधन्य होंगे। आजकल तो इतना टीडीएस प्रोसेस ही हो गया सिलेक्शन का कि बहुत खराब लोग का चांस नहीं होते। अब तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का रिक्रूटमेंट है, आपका रिसर्च स्कोर है, वो यूजीसी ने बना रखा, उसमें आपके सालों की मेहनत का असेसमेंट, आपके हाई स्कूल से लेके आपके लेटेस्ट पब्लिकेशन तक का एक्नॉलेजमेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटन एग्जाम भी कराते हैं, आपके हायर एजुकेशन में भी कराते हैं। तो जो नहीं होंगे वो उसमें फिर छट जाएंगे, फिर ओवरऑल मेरिट बनेगी, फिर उस मेरिट में एक पोस्ट है तो 10 ही आदमी बुलाएंगे तो 11वां बाहर हो गया, 2 पोस्ट है तो 16वां ही बाहर हो गया, और टफ कॉम्पिटिशन। उसके बाद प्रेजेंटेशन भी कराते हैं, फिर सवाल भी पूछते हैं। तो अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना जटिल है कि एक कोई खराब के तो एंट्री का गुंजाइश नहीं। अब लगभग एक जैसे लोग हमारे सिस्टम में, लेकिन हमारे लिए चैलेंज क्या है? एज टीचर हमारा चैलेंज लाई करता है कि हम कंसिस्टेंसी ऑफ आवर परफॉर्मेंस इंश्योर
क्योंकि उन्होंने कहा ना कि आप शुरू में तो आए उतने ही अच्छे थे जितना अच्छा आप इंटरव्यू में आप परफॉर्म किया और उसके बाद आपको सही किया, लेकिन फिर आप आए और आपको साहब उसको कमरा दे दिया, हमको नहीं दिया, उसको नई वाली कुर्सी दे दी, हमको नहीं दी, उसको वाइवा लेने के लिए उसको भेज दिया, हमको नहीं भेजा, उसका फेवरेट वाला सब्जेक्ट उसको दे दिया, हमको नहीं दिया। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल इकोसिस्टम ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ वो जो हमको फटीग में सीख कराते हैं वो चीज़ें हमको इफेक्ट ना करें, इसके लिए कंसिस्टेंट एक्सपोजर होते रहना चाहिए सो दैट आवर कंसिस्टेंसी इन आवर क्लासेस रिमेन्स। वो मैं इस बात को कहता हूँ और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मान लो एक पेपर 40 क्लास का है, 4 क्रेडिट का कोर्स है, 40 क्लास आपको एक सेमेस्टर में लेना। 39 क्लास के में आपने सब चीज़ बहुत अच्छी पढ़ाई, एक क्लास में कोई एक बात गलत होता है कि मैडम मिस्टेक किया और इन्होंने बता दिया कि भाई बाबर के बाद अकबर था, मैं बाबर के बाद हुमायूं, अब इनसे निकल गए। अब वो 39 क्लास की सही चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं है और उनको ये भी नहीं आता। अब आपका इतना डिस्क्रेडिट है, इतना डिस्क्रेडिट है कि वो बच्चे आपको इतना, अरे इनको तो ये भी नहीं आता। इसलिए एज ए टीचर हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड। बहुत सारी व्यावहारिक दुश्वारियां होती हैं जिनसे हम बहुत बार एक्सपोज होते हैं, बट एज ए टीचर वी आर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग। कौन सा टीचर कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्लास में लेट है कि अर्ली है, पढ़ के आया है कि नहीं। लड़के बता देते हैं, आप क्लास में पूछते हैं, कहते हैं आज टेस्ट हो, लड़के बता देते हैं आज सर पढ़ के नहीं। तो आपको बोलता नहीं, लेकिन वापस में बोल देता आज पढ़ के नहीं है। तो बोलिए सवाल की तरह हमारी स्कूटनी 365 24/7 ये चीज मैं पढ़ाता हूँ। मतलब गोलगप्पे की दुकान पे आप जा नहीं सकते, माने आप जा घर वो कोई लड़का आ जाता वो बैठ चुके आप यार भागवत में चला गए कहाँ। टीचर्स को हमारे सोसाइटी में इतना ऊंचा स्थान दिया गया ना, हम ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते जो क्लास के स्टेज में जब हमको एक प्रमुख स्थान मिला कि यहाँ से आप बोल रहे हैं और वो वहाँ से सुन रहा। अब गोलगप्पे की दुकान में आप दोनों एक ही प्लेन में खड़े, आपका दिमाग भी स्वीकार नहीं करता है कि वो मेरे सामने खड़े होकर गोलगप्पे खा रहा है। तो हमारे लिए इस तरह की जटिलताएं और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं विद इन व्हिच वी आर टू ऑपरेट। सिनेमा हॉल में आप बैठे पीछे वो भी बैठा है, वो तो क्या बता रहा अपने घर वाले देखो वैसा है ये तो हमारे साथ बात आपके कान में का उठ के चले जाएंगे यार, नहीं देखेंगे जाओ। तो ये कैसे इन कंप्लीट इकोसिस्टम को में कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और कंसिस्टेंट हो सकते हैं इन आवर परफॉर्मेंस, इट इज एक्सट्रीमली। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोफेसर अब्दुल मोहन जी बहुत सही बात कह रहे थे, वो कुछ और बड़े प्रश्न भी आएंगे, हमको लगता है अलग अलग सेशंस भी आएंगे। हम हमारा रोल है क्या और हम कौन सा रोल निभा रहे हैं? क्या हम प्रवेश परीक्षा के विशेष सर्कल में ही घूम रहे हैं, या हम एक्चुअली जो हमारा पर्पस है ऐसा वर्कफोर्स, ऐसा सिटीजन क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग आवर इन क्रिएटिंग सच ह्यूमन रिसोर्स, such citizens which are going to take our country and society forward. Suiting to their requirement, not today's requirement of the society. क्या हम ऐसा यूज कर रहे हैं? इसलिए और हमारा कितना बड़ा इम्पैक्ट है आपको, आप लोग सब टीचर हैं तो आपको पता होगा, लेकिन हम जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा। आपके कपड़े पहनने का सलीका, आपके बात करने का तरीका, आपके समय से आने या लेट आने का तरीका, आप किताब कौन सी पढ़ते हैं, आप कलम कौन सी इस्तेमाल करते हैं, अपने लेक्चर्स में इलस्ट्रेशंस कैसे यूज़ करते हैं, केसेस कैसे यूज़ करते हैं,
किस तरह का इंटरएक्टिविटी आप इंश्योर करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत कीनली ऑब्जर्व होते हैं और हम इनडायरेक्टली उन छात्रों को क्रिएट कर रहे होते हैं जो आगे देश को ले जाएंगे। उनके सोच, उनके विचार की दिशा को हम तय, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। एक शैक्षणिक संस्थान के नाते, और मैं ये बात बार बार कहता हूँ और बार बार कहूँगा, our role is far beyond that of mere dissemination of information. In modern days, there are n number of avenues available for information or source of information, and these students are smarter enough to have access to all those set of information. So our job is what? We have got to perform a relatively bigger and lasting role that takes our institution forward in our pursuit of creating a responsible citizen that is going to take our country and society forward and meet the modern day challenges. I hope this interaction and your stay with Mahamana Malviya Teachers Training Center shall be fruitful, and you all are being welcome by this institution for your meaningful and fruitful stay. Thank you very much for inviting me. To organize this also for providing the opportunity.